नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और कहते हैं ना, कुछ कर दिखाने का मौका जब ये किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। कुछ कर दिखाने का मौका जब ये किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर जान ले मुनाफे में ये तुझको बेहद कुछ देती है, बेहद कुछ देती है। अब कहते हैं ना कि जब चिड़िया डाल पे बैठी होती है किसी पेड़ पर और तेज हवाएं चल रही होती हैं, तो क्या होता है कि उसे भरोसा होता है, वो उड़ती नहीं है, हवा के झोंकों से नहीं उड़ती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि डाल टूट दी गई तो वो अपने पंखों पे उड़ सकती है, अपने पंखों पे उसे भरोसा होता है। दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो में लाता रहता हूँ। आज मैं बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा। अब बहुत सारे लोग तो इस चक्कर में फॉर्म नहीं भरते, तैयारी नहीं करते कि भाई रेलवे प्राइवेट ना हो जाए। देखिए, आज मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ रेलवे के निजीकरण से संबंधित। और रेलवे में जो है निजी काम होता है, नहीं होता है, कौन सा निजी काम, कौन सा प्राइवेट काम रेलवे में होता है, और जिन्होंने फॉर्म भरा उनके भविष्य का क्या होगा, ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनका उत्तर मैं इसी वीडियो में आपको डिटेल में समझा के देने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल क्या था? आपका पहला सवाल था कि रेलवे में प्राइवेट नौकरी होती है या नहीं होती है। अब देखिए, भारतीय रेल की जो कार्यशैली है, भारतीय रेल की जो कार्यशैली है वो थोड़ी सी अलग है, अलग सरकारी विभागों से। भारतीय रेल क्या करती है, भारत सरकार को कमा के देती है और इसके लिए एक अलग मंत्रालय है, रेल मंत्रालय। अब इसमें 2 तरह के काम होते हैं, प्राइवेट काम होते हैं। प्राइवेट काम में भी 2 तरह के काम है। एक तो आप सरकारी छोड़ दीजिए, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम लोग हैं, जैसे जो भी हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। अब जो प्राइवेट हैं वो 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो होता है कि बिना रेलवे की जानकारी के, मैं एकदम मोटे तौर पे साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूं। एक होता है बिना रेलवे की जानकारी के, रेलवे को उससे कोई मतलब नहीं है कौन काम कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन काम करवा रहा है, बस उससे कॉन्टेक्ट है रेलवे का। जैसे मैं एक ठेकेदार हूं, सीधे शब्दों में मान लीजिए कि मैं एक ठेकेदार हूं और मैंने रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने रेलवे से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक लेटर साइन किया है, और उसमें मैंने बताया कि मैं आपका काम, इतना बड़ा काम जो है इतने पैसों में करवा दूंगा, अमाउंट वगैरह सब कुछ मैंने उसमें शो कर रखा है। अब यहाँ मेरे और रेलवे के बीच में टैग है, मेरे और रेलवे के बीच में टैग है। अब मैं कहां से लोग ले आ रहा हूं, कैसे ले आ रहा हूं, इससे रेलवे को कोई मतलब नहीं है, बस काम से मतलब है। तो एक तो ये हो गया, जिसमें रेलवे का सीधा संबंध प्राइवेट वर्करों से नहीं होता, वो भी प्राइवेट हो गए। दूसरी चीज कि रेलवे का संबंध प्राइवेट वर्कर से होता है। रेलवे जो है नोटिफिकेशन लाती है, जैसे कि अभी पूर्व रेलवे में वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उसमें जो है, उसमें भी कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो मीडिएटर का काम करता है, लेकिन रेलवे को उसकी जानकारी होती है। जैसे कि अगर सफाई कर्मी है, किसी बड़े स्टेशन पे तैनात है और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो सफाई कर्मी की भी जानकारी रेलवे को होती है। क्यों? क्योंकि वो सीधे तौर पे स्टेशन पे डिप्यूट रहता है और परमानेंट स्टाफ के जो है कह सकते हैं उसको कि इनडायरेक्टली कंट्रोल में रहता है, परमानेंट स्टाफ उसे मॉनिटर करते हैं, ये होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कौन कौन लोग आते हैं इस तरह की कैटेगरी में। तो मैं आपको बता दूं कि अब अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ये जानना चाहते हैं कि कैसी जॉब होती है, कहाँ होती है, कौन सी जॉब होती है। एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि सर मैंने बीए किया है, रेलवे में कोई प्राइवेट जॉब, कोई ऐसी जॉब की कोई गुंजाइश है तो बताइए। बहुत लोग जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो देखिए, समय समय पर वैकेंसीज नोटिफिकेशन पेपर में आते रहते हैं और वो कभी तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है निकालते हैं या कभी वो मीडिएटर निकालते हैं जिनका जो है रेलवे से एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट होता है और जानकारी जो है कर्मचारियों की जानकारी रेलवे को देनी होती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कौन कौन लोग काम करते हैं। मैं सीधे तौर पे आपको बताता हूँ कौन कौन लोग काम करते हैं। रेलवे में
जो पेंट्री खाना बनाने वाला, मैं कुछ बहुत सारी काम है लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। पेंट्री जिसमें खाना जो है, खाना जो ऑनबोर्ड खाना मिलता है, ट्रेन के अंदर खाना मिलता है, तो आपने देखा होगा कि पेंट्री अलग से एक बॉगी बीच में जुड़ी होती है, और वो बीच में इसलिए रहती है ताकि इधर भी खाना पहुंचाया जाए और इधर भी खाना पहुंचाया जाए, आराम से, कहीं ट्रेवल ज्यादा ना करना पड़े। तो उसमें जो लोग होते हैं वो रेलवे के परमानेंट कर्मचारी नहीं होते, वो रेलवे के स्थायी कर्मचारी नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रेलवे से और इन आदमी रखते हैं और खाना बना के जो है देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पैसा कमाते हैं और रेलवे को एक फिक्स इनकम जो है बांध देते हैं कि भाई महीने में हम आपको इतना देंगे, बाकी हम खाना कैसा दे रहे हैं इस पे भी थोड़ा सा रेलवे मॉनिटर करती है, लेकिन कितना महंगा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक क्राइटेरिया के अंदर वो लोग जो है यात्रियों को देते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी में आप लोग देखा होगा रेलवे में जो पेंट्री खाना होता है, थोड़ी सी क्वालिटी इश्यूज कभी कभी आती है, लेकिन वो लोग को भी कमाना होता है। वो लोग अगर 50 रुपए रेलवे को दे रहे हैं तो 100 रुपए कमाएंगे ताकि उसमें सारे एम्प्लॉय को देखे उन्हें कुछ बच जाए। तो एक ये हो गया। ट्रैक का मेंटेनेंस होता है। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए रेलवे के पास स्थायी कर्मचारी होते हैं जो रेलवे के ट्रैक को मेंटेन करते हैं, काम करते हैं ट्रैक पे। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाता है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वहां पे लेबर्स को जो है वो लगाता है, बदले में वो एक अमाउंट बांध देता है कि मैं इतना अमाउंट लूंगा, आपका ये काम करवा दूंगा। रेलवे उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। अब वो आदमी लाता है और उनसे काम करवाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो कुल मिला के जो रेलवे का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जितना काम है, जिसके लिए रेलवे को स्थायी कर्मचारी रखने की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक मुश्त पैसा जो है ले लेती है या एक मुश्त पैसा दे देती है, दे के काम करवाती है या लेके जो है सुविधाएं दे देती है, लीजिए काम कीजिए। तो इस तरह से जो है कर्मचारियों को रखा जाता है जो कि रेलवे के स्थायी कर्मचारी नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, और वही होते हैं प्राइवेट कर्मचारी। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट निकलता है टिकट बुकिंग का, छोटे छोटे हॉल्ट स्टेशन होते हैं, वहां पे क्या होता है, टिकट बुकिंग के लिए जो टिकट बुकिंग क्लर्क होता है उसकी वैकेंसीज आती है और उसमें रेलवे डायरेक्ट हैंडल करती है, उसमें कोई बीच वाला कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है। वो रेलवे डायरेक्ट वैकेंसी निकालती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी वो सक्षम है या नहीं है, वो नियम जो कंडीशन है, जो नियम कानून है उसका जो है सही से पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो शर्तें हैं उसको पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से जो है कोई भी एक व्यक्ति को जो है, जो जिन लोगों ने आवेदन दिया है उनको जो है रेलवे चुनती है। उनमें से एक व्यक्ति चुन लेती है, 2 व्यक्ति चुन लेती है और उन्हें काम दे देती है कि 10,000 रुपया आपको देंगे, 20,000 रुपया आपको देंगे, आपको क्या करना है, इस स्टेशन में बैठ के और टिकट की व्यवस्था देखनी है और सारे टिकट का जो भी इनकम है वो रेलवे को देना है। तो वो भी प्राइवेट है, लेकिन वो कैसे है, रेलवे के डायरेक्ट कंट्रोल में है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं वो रेलवे के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो क्या अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है उनका रेलवे पर, रेलवे का जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण उन पर होता है। तो 2 चीजें आपको समझ में आ गई होगी, एक जो रेलवे मॉनिटर करती है जैसे टिकट क्लर्क वगैरह, और दूसरा जिसको रेलवे मॉनिटर नहीं करती, और दोनों ही क्या होते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं। तो जो वैकेंसी आती है ये आरआरबी वगैरह, एनटीपीसी वगैरह, इस सब में जो है परमानेंट एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जवाब आपको मिल गया होगा कि रेलवे में प्राइवेट नौकरी होती है नहीं होती है, किस तरह की नौकरी होती है। हर तरह की नौकरी है रेलवे में प्राइवेट नौकरी, कुछ कैटेगरी को छोड़कर, ड्राइवर हो गए, स्टेशन मास्टर्स हो गए या डिविजनल ऑफिसर्स हो गए, या ऐसे लोग जो हैं इन लोग परमानेंट होते हैं। लेकिन सफाई कर्मी हो गए, ट्रैक मेंटेनर्स हो गए, और सभी ट्रैक मेंटेनर्स नहीं, जो ट्रैक मेंटेनर आरआरसी के थ्रू सिलेक्शन होके आए हैं, आरआरबी के थ्रू सिलेक्शन आए हैं ग्रुप डी से, वो लोग तो परमानेंट रहते हैं। लेकिन ट्रैक मेंटेनेंस में कुछ लोग प्राइवेट तौर पे भी काम करते हैं। तो ये एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं आपसे। अब चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि रेलवे प्राइवेट होगा कि नहीं होगा। देखिए, जो लोग ऐसा पूछते हैं ना कि रेलवे प्राइवेट नहीं होगा कि नहीं होगा, या कहीं रेलवे प्राइवेट हो जाएगा क्या, ऐसे लोग, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं। और जब मैं इन सवालों को सुनता हूं तो मैं दंग रह जाता हूं कि भाई ऐसे सवाल लोग पूछते क्यों हैं। इसका मतलब है कि रेलवे का आर उन्हें नहीं पता। जो फर्स्ट लेटर होता है ना, आर, इंडियन रेलवे का आई,
वो भी उनको नहीं पता। रेलवे को जानते ही नहीं है कि वो चीज क्या है। इतना बड़ा नेटवर्क, 8,500 से अधिक स्टेशन, 18 जोन भारत देश में, कई आईएएस जो है वहां काम करते हैं इन जोन में, ऑफिसर्स के रूप में, अधिकारी के रूप में। लगभग 68,000 किलोमीटर का स्ट्रेट ट्रैक, ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण नापेंगे तब पूरा, इधर से उधर स्ट्रेट ट्रैक। अगर पूरे ट्रैक की लंबाई तो लगभग 1.25 लाख से ऊपर। इतना बड़ा नेटवर्क। आप लोगों ने देखा होगा जहां तहां रेलवे की जमीन जो है वो खाली पड़ी हुई है, जहां तहां रेलवे की जमीन जो है वो खाली पड़ी हुई है। इतना सारा जो है लगभग अमाउंट। सबसे चौथा स्थान है हमारा पूरे विश्व में, हमारे रेलवे का, भारतीय रेलवे का चौथा स्थान है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। अभी भले ही वैकेंसी रोक दी गई है लेकिन बहुत वैकेंसीज हैं। तो सबसे बड़ा नियोक्ता, सबसे अधिक संख्या में नौकरी देने वाला भारतीय रेल है। और इसके लिए एक अलग क्या है, रेल मंत्रालय है, एक अलग मंत्रालय है, एक अलग मंत्री हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क। आपको लगता है कि भारत में कोई ऐसा उद्योगपति है जो पूरी रेलवे को खरीद सकता है? अगर आपके पास जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब मुझे दीजिएगा। कोई है ऐसा? किसी के पास प्रॉपर्टी है कि वो पूरे भारतीय रेल को खरीद सके? नहीं है, कोई नहीं है ऐसा। हाँ, तो लोग क्यों कहते हैं प्राइवेट हो जाएगा? क्यों ऐसा लोग, ऐसी क्या चीज लोग देखते हैं? देखिए, निजीकरण एक अलग चीज है और प्रॉपर्टी का पूरी तरह से निजी हो जाना एक अलग चीज है। अभी क्या है, पहले भी होता था कि मैंने एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैंने एक कार खरीदी है, अब मुझे कार का यूज जो है कम है, मतलब मैं खुद के लिए यूज करता हूं, कभी कभी यूज करता हूं, टैक्सी नंबर है वो। तो अब मैंने क्या किया, कार को भाड़े पे दे दिया। कार मेरी ही है लेकिन मैंने कार को क्या किया, भाड़े पे दे दिया। मैंने कह दिया भैया 20,000 रुपया हमको महीना दीजिएगा, आप मेरा कार चलवाइए। वही काम रेलवे करती है। ट्रैक रेलवे का, जमीन रेलवे की, बोगी रेलवे की, इंजन रेलवे की, सब कुछ रेलवे का। और रेलवे कहती है कि अब चलाइए, मुझको इनकम दीजिए। हम चलाते हैं तो घाटे में हो जाता है, हम चलाते हैं तो मोटा रकम जो है सैलरी के तौर पर एम्प्लॉइज को देना पड़ता है, वैकेंसीज भी खाली है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट पे उसको दे दिया कि लीजिए आप प्राइवेट कंपनीज को आप चलाइए और हम मुझको एक मुश्त जो है इनकम दे दीजिए। प्रॉपर्टी अभी भी किसकी है? रेलवे की है। निजी ट्रेन चल रही है, वो भी प्रॉपर्टी रेलवे की है, बस सर्विस वो लोग ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। आप ट्रैवल करते हैं, आप सर्विस लेते हैं, पैसा देते हैं। वही काम वो लोग बल्क में कर रहे हैं, पूरी ट्रेन चला रहे हैं और उसके लिए पैसे जो है रेलवे को पे कर रहे हैं। बहुत सारी, आज से नहीं, पहले भी जो है आईआरसीटीसी की ट्रेन चलती थी। अभी लॉकडाउन में बंद है लेकिन बहुत सारी ट्रेन है जो प्राइवेट कंपनी या फिर एक कोई भी संस्था जो मतलब ट्रैवल एजेंसी है वो लोग बुक कर लेते हैं पूरा का पूरा, कई महीनों के लिए, पूरे भारत दर्शन के लिए इस तरह की ट्रेन चलती है। तो ये सभी ट्रेन लगभग प्राइवेट ही होती है और इसका भाड़ा रेलवे को जाता है। तो रेलवे को खरीदने वाला अभी तक कोई नहीं है और पूरी रेलवे कभी भी प्राइवेट नहीं होगी, कभी नहीं होगी। और जिस दिन हो गई उस दिन देश में कोई भी संस्था नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। बस समझ लीजिए, समुंदर है भारत देश में, रेलवे जो है समुंदर है। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे, आशा करता हूं समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न जो था आपका कि जो लोग फॉर्म भरे हैं अभी, तो देखिए फॉर्म भरने का क्या है कि जब कोई फॉर्म भरता है और अंतिम रूप से उसका चुनाव हो जाता है तो वो एक कर्मचारी के रूप में रेलवे को ज्वाइन करता है। अब 2 साल तक, कभी कभी 2 साल, 3 साल, 5 साल, यही क्राइटेरिया होता है मैक्सिमम। एक प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड में आपने कैसा काम किया, आपका व्यवहार कैसा है, आप काम करने में सक्षम है नहीं है, या भाग गए कुछ दिन के लिए, तो बहुत कुछ जो है सारी परफॉर्मेंस देखते हुए वो प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है, जिसमें उसका कुछ भी जो है परमानेंट नहीं होता, नहीं माना जाता है। मोस्टली 100%, 99.9% लोग परमानेंट हो ही जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड पार कर जाते हैं। मैंने रेलवे ज्वाइन किए 7 साल हो गए, स्टेशन मास्टर बने हुए 5 साल, 5.5 साल हो गए। तो उनका जो है प्रोबेशन पीरियड मेरा खत्म हो गया, मैं परमानेंट एम्प्लॉई कब से हो चुका हूं। 2 साल मैंने जब ज्वाइन किया था तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड मेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा हुआ था। तो अपॉइंटमेंट लेटर पे वो लिखा हुआ होता है, वो तब तक आपको जो है रेलवे जो है
नहीं मानती परमानेंट एम्प्लॉई, उसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉई हो जाते हैं। तो लगभग जो लोग वैकेंसीज देके, एग्जाम देके, परीक्षा देके, साइको देके, सारे टेस्ट पास करके, मेडिकल देके, इंटरव्यू देके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के जो लोग पास होके आते हैं, रेलवे ज्वाइन करते हैं, उनमें लगभग सबके सब परमानेंट एम्प्लॉई ही आते हैं। तो जो लोग फॉर्म भरे वो निश्चिंत रहिए, और अगर फॉर्म आए भविष्य में, नोटिफिकेशन नंबर आए, CEN आता है, मैं आपको बताता हूं 2 तरह के नोटिफिकेशन आते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्टर वाला अपना लाता है नोटिफिकेशन, वो अलग होता है, उसमें CEN नहीं रहेगा, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, CEN। तो CEN नंबर मतलब ये केंद्रीयकृत है, पूरे भारत में इसकी वैकेंसी निकली है और आप इसे भर सकते हैं। लेकिन अगर CEN नहीं है तो आपको वो लगभग कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है, पोस्ट से भी आपको पता चल जाएगा। तो जो लोग कभी ये नहीं समझे कि रेलवे आगे जाके प्राइवेट हो जाएगा तो परमानेंट एम्प्लॉई प्राइवेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चिंत होकर फॉर्म भरिए, पूरी तरह से हिम्मत से फॉर्म भरिए और हिम्मत से तैयारी कीजिए, और बाकी तो मैं हूं ही वीडियो बनाने के लिए, आपको देने के लिए। तो आशा करता हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर भी अभी भी कोई आपको डाउट हो तो मुझे आप जरूर बताइए, मैं आपके सारे संदेह को दूर करूंगा। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अच्छा लगा हो तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।